कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान देंगे धरना। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने इजाजत दी। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जुटेंगे किसान। किसान मोर्चा का संसद कूच। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज से मॉनसून सत्र खत्म होने यानी 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। किसानों ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 26 जनवरी की हिंसा से एहतियात बरत रहा है किसान मोर्चा। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जंतर मंतर पर धरना देने जाएंगे 200 किसान। सब एक साथ सिंगू बॉर्डर से रवाना होंगे। जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस की कमिश्नर ने जंतर मंतर पर किसान संसद को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर तलाशी, पुलिस को निगरानी रखने का आदेश। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात। किसान मोर्चा ने सरकार के जवाब की निंदा की। कहा, आंदोलन के दौरान 10 जुलाई तक 537 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने संसद में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के सोनीपत में स्थानीय लोगों के पैदल मार्च को लेकर एकजुट हुए किसान। कहा, ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने बयान पर कायम। कहा, मोर्चा चाहे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दे लेकिन मेरा मिशन जारी रहेगा। आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। किसान मोर्चा ने चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला। सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। कहा, जब बगावत होती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जासूसी कांड पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, मेरी भी जासूसी हुई, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सभी राज्यों में आज कांग्रेस का राजभवनों तक विरोध मार्च। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को मिल सकती है मंजूरी। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर भी फैसला संभव। केंद्र सरकार के जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लाएंगे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कहा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये जवाब देकर सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने झूठ बोला। ऑक्सीजन की कमी से मौतों के हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर गलती छिपाने का आरोप। कहा, कुप्रबंधन और 13 अप्रैल के बाद ऑक्सीजन वितरण नीति में बदलाव से अस्पतालों में जीवन रक्षक गैस की कमी हुई जिससे आपदा आई। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं वाले जवाब के लिए केंद्र को घेर रही केजरीवाल सरकार भी कटघरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट में मई में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के गौरव गेरा ने उठाया सवाल। कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो मौत कैसे हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल में उनके माता पिता की एक ही रात में मौत हो गई थी। एमपी के ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी बीजेपी नेता राजकुमार बंसल की मौत। परिवार का आरोप, 24 अप्रैल को सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण भगदड़ मच गई थी। एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में सामने आया था ऑक्सीजन की कमी का मामला। अस्पताल में भर्ती 16 कोरोना पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से 18 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दावा। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को बहुत मेहनत से दूर किया गया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ मालूम नहीं, मगर जो मौत हुई कोरोना के कारण हुई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
सीएए कानून को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान पर वार। कहा, भारत को किसी से धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 के आसपास योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई गई थी मुसलमानों की जनसंख्या। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया गया है। कैप्टन को भेजे गए न्योते पर 60 से ज्यादा विधायकों के दस्तखत हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन। सिद्धू 60 से ज्यादा विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पंजाब में कैप्टन और क्रिकेटर के बीच तकरार जारी। सिद्धू को पंजाब की कमान मिलने के बाद भी माफी की जिद पर अड़े अमरिंदर सिंह। सिद्धू के पुराने बयानों से आहत है सीएम अमरिंदर सिंह। अमृतसर में सिद्धू के घर पहुंचे विधायकों ने कहा, सिद्धू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पंजाब के मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, आलाकमान के फैसले का सभी को सम्मान करना होगा, चाहे पूर्व में कितना भी मतभेद रहा हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाल सेवा योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। इस योजना से अनाथ बच्चों को मिलेगा लाभ। लखनऊ में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की संख्या 2 से 92 हो गई। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बदले सुर। कहा, अब बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बेटे प्रवीण को जगह न मिलने से नाराज थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिवंगत नेता और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, अयोध्या मंदिर को लेकर काशीराम के बयान पर मायावती को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर अपने लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। चुनावी रथ में सवार होकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव। दिवंगत पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले, बड़ी पार्टियों से नहीं होगा गठबंधन। 350 सीटें जीतने का दावा किया। बंगाल में कोरोना की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया शहीद दिवस का कार्यक्रम। विपक्ष के नेताओं ने दिखाई एकजुटता। कांग्रेस, एनसीपी, आप, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अकाली दल और शिवसेना के नेता शामिल हुए। क्या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही है ममता बनर्जी? शहीद दिवस पर ममता के भाषण का देश के कई शहरों में हुआ टेलीकास्ट। टीएमसी का 16 अगस्त को खेला हुए दिवस बनाने का ऐलान। ममता के कार्यक्रम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष और केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले बंगाल तो संभाल ले दीदी। ममता पूरे देश पे हिंसा फैलाना चाहती हैं। बंगाल में सीरिया जैसी हिंसा होती है। सीएम ममता बनर्जी के शहीद दिवस कार्यक्रम के विरोध में बीजेपी का दिल्ली में धरना। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने हाथ में तख्ती पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। धरने को श्रद्धांजलि दिवस और गणतंत्र दिवस बचाओ नाम दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा ऐलान। मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म दर पर अंकुश लगाने के लिए बनेगी जनसंख्या सेना। 1000 युवाओं को जागरूकता फैलाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय के 35 मठों का समर्थन। सिद्धलिंगा स्वामी बोले, येदियुरप्पा को संतों का समर्थन। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस में 40% का उछाल। 42,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4000 मरीजों की मौत। मुंबई के बीकेसी सेंटर में टीकाकरण रुका। वैक्सीन की कमी के कारण कल लोगों को नहीं लग सका वैक्सीनेशन। एमपी में सीहोर के लगभग सभी टीका केंद्रों पर क्षमता से ज्यादा दिख रही है लोगों की भीड़। नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तो वहीं सीमित संख्या में ही उपलब्ध है वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच क्रिकेटर युवराज सिंह रोहतक पीजीआई को देंगे 100 आईसीयू बेड। 30 जुलाई तक तैयार होगा आईसीयू वार्ड। पहले चरण में 64 बेड सौंपे जाएंगे। युवराज युविकैन नाम की संस्था चलाते हैं। पौन के फंदे में फंसे राज कुंद्रा की जांच में बड़ा खुलासा। रोजाना बैंक खातों से लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन की जानकारी मिली। पुलिस ने 7 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की। क्राइम ब्रांच कुंद्रा के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट करा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने
कैनरिंग कंपनी के सीईओ राज कुंद्रा के जीजा प्रदीप बख्शी को वांटेड आरोपी बनाया, एलओसी जारी किया। और अब नमस्ते भारत में बात होगी टोक्यो ओलंपिक में भारत की उम्मीद की। ओलंपिक में शूटिंग हमारी उम्मीद है, शूटिंग हमारा भरोसा है, शूटिंग ही यकीन है। आज नमस्ते भारत में बात करेंगे उस शूटर की जो सिर्फ 18 साल का है, भारतीय ओलंपिक दल का सबसे छोटा खिलाड़ी है, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। दिव्यांश पंवार, इस नाम को नोट कर लीजिए क्योंकि ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जयपुर में जन्मे दिव्यांश ओलंपिक में किस इवेंट में खेलेंगे ये जान लेते हैं। दिव्यांश पंवार 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स डबल्स में दिव्यांश पंवार और एला वेनिल वलारीवान के साथ मेडल के लिए निशाना लगाएंगे। जाए तो सबसे ज़्यादातर जो अच्छा खेलते हैं वो तो इंडिया वाले ही हैं। देखो, कहना चाहूँगा मैं कि इंडिया अपने आप को कम्पीट करना चाहता है। और वैसे अगर आपका प्रश्न है ये है तो चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, सबसे टफ इनके होते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया के जो शूटर है जैसे दीपक कुमार है, अच्छे और शूटर्स है, उनको भी डिफीट करना बहुत मुश्किल है। 10 मीटर एयर राइफल वही इवेंट है जिसमें 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। अब दिव्यांश को इसी 10 मीटर राइफल में इतिहास रचना है। दिव्यांश की उपलब्धियां आपको बताते हैं। दिव्यांश की वर्ल्ड रैंकिंग दूसरी है। दिव्यांश ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें सिंगल्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, जबकि मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज दिव्यांश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं। मैं शूटिंग के बाहर तो बहुत कूल इंसान हूँ, ठीक है, बहुत हंसी मजाक है, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। हर हफ्ते मैं मेरे कोच के साथ मूवीज़ भी देखने जाता हूँ। और मेरी हॉबी तो है शूटिंग को छोड़ के सबसे ज़्यादा मुझे गिटार पसंद है, गिटार बजाना। मिक्स डबल्स में उनकी और एला वेनिल वलारीवान की जोड़ी से दुनिया भर के शूटर्स खौफ खाते हैं। ये जोड़ी मिलकर गोल्ड जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। ये आपके सपोर्ट के कारण ही सब कुछ होता है जो होता है, फैंस वगैरह के, और दुआएं हैं आपकी, जो भी होगा अच्छा ही होगा वहाँ पे। दिव्यांश भारतीय दल के सबसे छोटे एथलीट हैं। ओलंपिक जैसे बड़े मंच में अपने प्रदर्शन से बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि दिव्यांश भी जानते हैं कि ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान देंगे धरना। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने इजाजत दी। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जुटेंगे किसान। किसान मोर्चा का संसद कूच। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज से मानसून सत्र खत्म होने यानी 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। किसानों ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 26 जनवरी की हिंसा से एहतियात बरत रहा है किसान मोर्चा। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जंतर मंतर पर धरना देने जाएंगे 200 किसान, सब एक साथ सिंगू बॉर्डर से रवाना होंगे। जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने जंतर मंतर पर किसान संसद को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर तलाशी, पुलिस को निगरानी रखने का आदेश। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात। किसान मोर्चा ने सरकार के जवाब की निंदा की। कहा, आंदोलन के दौरान 10 जुलाई तक 537 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने संसद में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के सोनीपत में स्थानीय लोगों के पैदल मार्च को लेकर एकजुट हुए किसान। कहा, ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने बयान पर कायम। कहा, मोर्चा चाहे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दें, लेकिन मेरा मिशन जारी रहेगा। आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। किसान मोर्चा ने चड़ूनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला। सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। कहा, जब बगावत होती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं।
पेगासस जासूसी मामले को लेकर सभी राज्यों में आज कांग्रेस का राजभवनों तक विरोध मार्च। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। जासूसी कांड पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा मेरी भी जासूसी हुई, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की। ममता बनर्जी की जासूसी वाले आरोप पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा ममता मेरी जासूसी करवा रही हैं। ममता के अधिकारी हर बीजेपी कार्यकर्ता का फोन टैप कर रहे हैं। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को मिल सकती है मंजूरी। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर भी फैसला संभव। केंद्र सरकार के जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी लाएंगे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये जवाब देकर सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने झूठ बोला। ऑक्सीजन की कमी से मौतों के हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर गलती छिपाने का आरोप, कहा कुप्रबंधन और 13 अप्रैल के बाद ऑक्सीजन वितरण नीति में बदलाव से अस्पतालों में जीवन रक्षक गैस की कमी हुई, जिससे आपदा आई। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं वाले जवाब के लिए केंद्र को घेर रही केजरीवाल सरकार भी कटघरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट में मई में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के गौरव गेरा ने उठाया सवाल, कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो मौत कैसे हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल में उनके माता पिता की एक ही रात में मौत हो गई थी। एमपी के ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी बीजेपी नेता राजकुमार बंसल की मौत। परिवार का आरोप, 24 अप्रैल को सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण भगदड़ मच गई थी। एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में सामने आया था ऑक्सीजन की कमी का मामला। अस्पताल में भर्ती 16 कोरोना पीड़ित मरीजों ऑक्सीजन की कमी से 18 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दावा, कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को बहुत मेहनत से दूर किया गया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ मालूम नहीं, मगर जो मौत हुई कोरोना के कारण हुई। सीएए कानून को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान पर वार, कहा भारत को किसी से धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 के आसपास योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई गई थी मुसलमानों की संख्या। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया गया है। कैप्टन को भेजे गए न्योते पर 60 से ज्यादा विधायकों के दस्तखत हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन। सिद्धू 60 से ज्यादा विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पंजाब में कैप्टन और क्रिकेटर के बीच तकरार जारी। सिद्धू को पंजाब की कमान मिलने के बाद भी माफी की जिद पर अड़े अमरिंदर सिंह। सिद्धू के पुराने बयानों से आहत है सीएम अमरिंदर सिंह। अमृतसर में सिद्धू के घर पहुंचे विधायकों ने कहा सिद्धू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पंजाब के मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा आलाकमान के फैसले का सभी को सम्मान करना होगा, चाहे पूर्व में कितना भी मतभेद रहा हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाल सेवा योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। इस योजना से अनाथ बच्चों को लाभ मिलेगा। लखनऊ में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की संख्या 292 हो गई है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बदले सुर, कहा अब बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बेटे प्रवीण को जगह न मिलने से नाराज थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिवंगत नेता और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बीएमसी पर साधा निशाना। कहा अयोध्या मंदिर को लेकर काशीराम के बयान पर मायावती को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर अपने लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजना चाहिए।
विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। चुनावी रथ में सवार होकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव। दिवंगत पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले, बड़ी पार्टियों से नहीं होगा गठबंधन, 350 सीटें जीतने का दावा किया। बंगाल में कोरोना की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया शहीद दिवस का कार्यक्रम। विपक्ष के नेताओं ने दिखाई एकजुटता। कांग्रेस, एनसीपी, आप, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, अकाली दल और शिवसेना के नेता शामिल हुए। क्या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही है ममता बनर्जी? शहीद दिवस पर ममता के भाषण का देश के कई शहरों में हुआ टेलीकास्ट। टीएमसी का 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाने का ऐलान। ममता के कार्यक्रम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष और केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले बंगाल तो संभालने दीदी, ममता पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहती है। बंगाल में सीरिया जैसी हिंसा होती है। सीएम ममता बनर्जी के शहीद दिवस कार्यक्रम के विरोध में बीजेपी का दिल्ली में धरना। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने हाथ में तख्ती, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। धरने को श्रद्धांजलि दिवस और गणतंत्र दिवस बचाओ नाम दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा ऐलान। मुस्लिम बाहुल इलाकों में जन्म दर पर अंकुश लगाने के लिए बनेगी जनसंख्या सेना। 1000 युवाओं को जागरूकता फैलाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच सीएम येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय के 35 मठों का समर्थन। सिद्धलिंगा स्वामी बोले, येदियुरप्पा को संतों को समर्थन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस में 40% का उछाल। 42,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,000 मरीजों की मौत। मुंबई के बीकेसी सेंटर में टीकाकरण रुका। वैक्सीन की कमी के कारण कल लोगों का नहीं हो सका वैक्सीनेशन। एमपी में सीहोर के लगभग सभी टीका केंद्रों पर क्षमता से ज्यादा दिख रही है। लोगों की भीड़ नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तो वहीं सीमित संख्या में ही उपलब्ध है वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच क्रिकेटर युवराज सिंह रोहतक पीजीआई को देंगे 100 आईसीयू बेड। 30 जुलाई तक तैयार होगा आईसीयू वार्ड। पहले चरण में 64 बेड सौंपे जाएंगे। युवराज यूवी कैन नाम की संस्था चलाते हैं। पॉइंट के फंदे में फंसे राज कुंद्रा की जांच में बड़ा खुलासा। रोजाना बैंक खातों से लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन की मिली जानकारी। पुलिस ने 7 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की। क्राइम ब्रांच कुंद्रा के खातों की फोरेंसिक ऑडिट करा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने केनरिन कंपनी के सीईओ और राज कुंद्रा के जीजा प्रदीप बख्शी को वांटेड आरोपी बनाया। एलओसी जारी किया। जयपुर में राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। कई कारोबारियों ने राज कुंद्रा की टेलीशॉपिंग कंपनी पर माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी। 48 घंटे के अंदर 2 व्यापारियों की हत्या। बिग बाजार के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक हल्दी कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। यूपी के कुशीनगर में अनाथ आश्रम पर प्रशासन का छापा। अधिकारियों ने हैवानियत की हदें पार की। किशोरों को अपराधियों की तरह पीटा। चीखते चिल्लाते रहे बच्चे। एसडीएम के कोमल यादव के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अनाथ आश्रम, जिसके चलते कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पुणे में चोरों ने आईईडी के इस्तेमाल से उड़ाया एटीएम। करीब 40 लाख रुपए चोरी कर भागे। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में 22 जून को हुई एक युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। महिला मित्र से छेड़खानी से मना करने पर आरोपियों ने की थी युवक की हत्या। गुजरात के आदिवासी जिले छोटा उदेपुर में एक युवक और युवती को पेट से बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश के आसार। मुंबई में मानसून बना मुसीबत का कारण। लगातार बारिश से हिंद माता चेंबूर में सड़कों पर भरा पानी। सरकार की बदइंतजामी से लोग नाराज।
दिल्ली में मानसून की पहली बरसात के बाद देखने को मिला जलभराव का मंजर। बरसात के 3 दिन बाद भी जगह जगह सड़कों और गलियों में भरा है पानी। लोग दिल्ली सरकार पर उठा रहे हैं सवाल। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर, नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान भी हुआ तेज। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा घर नदी में समाये। जिला प्रशासन एलिगिन तटबंध के भिखारीपुर सकरौर बांध में कटान से बचाव की तैयारियों में जुटा। एमपी के रायसेन में उफान पर नदियां, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने की से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना नदी का पुल पार करने की कोशिश में एक शख्स तेज बहाव में बह गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश जारी, लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ धाम में बारिश के चलते पुनर्निर्माण का काम रुका। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को मिला नेशनल हाईवे का दर्जा। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। सरकार के फैसले का साधु संतों ने किया स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों पर हो रही है दक्षिण भारत की नागर शैली की नक्काशी। राजस्थान के बंची पहाड़पुर के पत्थरों का हो रहा है इस्तेमाल। मंदिर को मिलेगा भव्य रूप। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय बैंक आरबीआई के खिलाफ सार्वजनिक और निजी बैंकों की याचिका पर सुनवाई। बैंकों ने रिजर्व बैंक के उनके खातों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जानकारी आरटीआई के तहत देने के फैसले को चुनौती दी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी किया था। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड की चुनौती के लिए तैयारी में जुटी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। इंग्लैंड ने पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम का ऐलान किया। 17 खिलाड़ियों की टीम में कप्तान जो रूट समेत जॉनी बेयरस्टो, रॉरी बर्न्स, जोस बटलर, जैक क्राउली, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, ऑली पॉप और डॉम सिबली जैसे बल्लेबाज हैं। बात राज कुंद्रा की, जिसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच को पॉर्न रैकेट से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स में हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। अब क्राइम ब्रांच इन अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट करा सकती है। और पाप की इस कमाई के पंचनामे का काम मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दिया है। कमाई के पैसे किन किन रास्तों से होकर कुंद्रा तक पहुंचते थे वो हम आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि क्राइम ब्रांच ने अब कैनविन कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी को भी मोस्ट वांटेड आरोपी बनाया है। प्रदीप बख्शी के खिलाफ एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। प्रदीप बख्शी रिश्ते में राज कुंद्रा का जीजा लगता है। सिर्फ जीजा ही नहीं बल्कि कुंद्रा एंड कंपनी के ऐसे कई किरदार हैं और अब उन नामों का खुलासा हो चुका है। वो नाम हम आपको दिखाएं। उससे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि अब तक ऐसे 3 ऐप सामने आ चुके हैं। पहला हॉट शॉट, दूसरा हॉट हिट और तीसरा जिसकी तैयारी हो चुकी थी वो है बॉलीफेम। हॉट हिट नाम के अकाउंट में ही पॉर्न फिल्मों से कमाई के पैसे आते थे और एबीपी न्यूज के पास उस बैंक अकाउंट में पैसे आने के सबूत हैं। पुलिस से मिले इन मोबाइल मैसेजेस में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपियों के अकाउंट में लगातार काली कमाई के पैसे बरस रहे थे। जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए खाते में आए। 25 दिसंबर 2020 को 1-1 लाख रुपए आए। 26 दिसंबर को 10 लाख रुपए, 28 दिसंबर को खाते में 50,000 रुपए आए। इस साल 3 जनवरी को 2,05,000 रुपए, 10 जनवरी को 3 लाख रुपए, 13 जनवरी को 2 लाख रुपए, 20 जनवरी को 1 लाख, 23 जनवरी को 95,000 और 3 फरवरी को 70,000 रुपए खाते में आए। ये बैंक अकाउंट की डिटेल जो हमने आपके सामने रखी है वो हॉटहिट एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है, जहां पर वीडियो तैयार करके अपलोड किए जाते थे। आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े जब मैसेज मोबाइल पर देखते हैं तो इससे मालूम चलता है कि इस पूरे मामले में काफी ज्यादा काली कमाई होती थी। इन आरोपियों के खातों से लाखों रुपए भी मिले हैं। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक करीब 7 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम सीज की है। ये रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज की गई है। इस रकम का ब्यौरा कुछ इस तरह है। आरोपी यस्मिन खान उर्फ रोआ खान के हॉटहिट एप्लीकेशन के अकाउंट में 34,90,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं।
दीपांकर खास नवस उर्फ शान के अकाउंट से 1,20,000 रुपए, गहना वशिष्ठ के 3 अकाउंट से करीब 37 लाख रुपए, तनवीर हाशमी के 2 बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए, अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अकाउंट से करीब 1,81,00,000 रुपए सीज किए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम अकाउंट से लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। मेरे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, मेरे फ़ोन्स उठा के ले गए हैं, मेरे लैपटॉप लेके चले गए हैं। मैं ही जानती हूँ मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एंड इट्स बिन 6 months नाउ। मैं लाइफ जीना भूल गई हूँ। हॉट हिट से जुड़े ये तमाम बैंक ट्रांजैक्शन इस बात के सबूत है कि अश्लील फिल्मों का धंधा करने वाले इन आरोपियों के अकाउंट में रुपयों की बारिश हो रही थी। ऐसे अश्लील कंटेंट देखने के लिए व्यूअर्स को ऐप में कॉइन्स खरीदने होते थे और इन कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जो बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते थे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज ओझा। सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, एक बात तो साफ है कि ये कारोबार लंबे वक्त से चलता आ रहा था और अच्छा खासा लंबा चौड़ा था। और साथ ही ये बताइए कि अभी आगे क्या कुछ होने वाला है, राज कुंद्रा की मुश्किलें किस तरह से बढ़ेंगी और क्या शिल्पा शेट्टी भी जांच के दायरे में आएंगी? जी बिल्कुल, ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इससे संबंधित लोगों को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। फिलहाल क्राइम ब्रांच अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर रही कि वो किस किस को बुलाएगी पूछताछ के लिए, लेकिन कल क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस पर रेड की थी। वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उन्होंने सीज किया है। अब जिसका एनालिसिस करने के लिए उसे FSL भेजा जाएगा, जहाँ पर ये पता लगाया जाएगा कि क्या जो वीडियोज़ अपलोड हुए हैं वो UK से ही अपलोड हुए हैं या फिर मुंबई से भी कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। क्राइम ब्रांच को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक टॉर प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके कुछ वीडियोज़ मुंबई से भी अपलोड किए गए हैं और बाकी के जो वीडियो जो लॉ को बाईपास करके अपलोड किए जाते थे कि इंडिया का लॉ ना लगे, तो UK से अपलोड हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी पुख्ता करने के लिए अब कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कल सीज़ किया है, कुछ सर्वर सीज़ किए गए हैं और अब इन्हें FSL भेजा जाएगा जिसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो काली कमाई के पैसे, जो पॉर्न बिजनेस से जो पैसे आते थे, सब्सक्रिप्शन से पैसे आते थे, ये सारे पैसे अलग अलग अकाउंट्स में रूट हुए हैं। तो आखिर वो अकाउंट किस किस के हैं, तो अगर वो जिसके अकाउंट में रूट हुए होंगे उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है क्राइम ब्रांच। लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उनकी रेड्स कई जगहों पर कल चली और जिसके बाद उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं जिसकी डिटेल एनालिसिस चल रही है। सूरज, एक और नाम सामने आया है जिसको लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, वो राज कुंद्रा के जीजा हैं प्रदीप बख्शी। उनको लेकर क्या जानकारी? प्रदीप बख्शी फिलहाल UK में ही है बताया जाता है और इंडिया में ना होने की वजह से इन केस अगर वो कभी इंडिया आते हैं तो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करें तो इस बात की जानकारी अथॉरिटीज़ को हो जाए। इस मामले में उनका भी चैट्स सामने आए थे कि और वो चैट्स ये बता रहे थे कि राज कुंद्रा के साथ साथ वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे इस पूरे बिजनेस में। इसी वजह से उन्हें भी इस मामले में आरोपी किया गया है, उन्हें वांटेड दिखाया गया है। चूँकि वो दूर है इसलिए उन्हें वांटेड दिखाया गया है और उनके ऊपर LOC इशू किया गया है। सूरज, शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास वापस आएंगे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुंद्रा की मुसीबत बढ़नी तय है और अब राज कुंद्रा पर एक अमेरिकन यूट्यूबर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए। पॉर्न, पैसा और प्रॉफिट की अपनी दुनिया को फैलाने के लिए राज कुंद्रा एंड कंपनी लगातार नए नए चेहरों की तलाश में रहती थी। इंटरनेट पर पहले से फेमस पर्सनालिटीज को भी अश्लील काम के लिए अप्रोच किया जाता था और ये खुलासा अमेरिका में रहने वाली फेमस यूट्यूबर पुनीत कौर ने किया है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने इस चेहरे को सोशल मीडिया पर ना देखा हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि YouTube पर इनके 3 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं और Instagram पर भी 1 लाख से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार ये पुनीत कौर कौन है। ये है उनका YouTube चैनल कौर ब्यूटी, जिसके 2,76,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनके बायो में लिखा है कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में रहती हूँ। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर लाइफस्टाइल, फैशन और मेडिसिन से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं
अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के वीडियोस वो बनाती हैं। यहाँ पर तमाम तरह के उनके वीडियोस आप लोग देख सकते हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, और जो मेडिसिन से जुड़े हुए वीडियोस हैं वो बनाकर वो लगातार इस पर डालती रहती हैं। इंटरनेट पर चर्चित होने की वजह से ही राज कुंद्रा ने पुनीत कौर से सीधा संपर्क किया था और अपनी अश्लील दुनिया का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था। ये है उनकी पहली इंस्टा स्टोरी। जब राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए थे उसके बाद उन्होंने ये स्टोरी डाली थी, ब्रो डू यू ओजीएस रिमेंबर आ वेरीफाइड डीएम वीडियो वेयर ही रीच्ड आउट टू मी फॉर हॉट शॉट्स। तो वो यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह से राज कुंद्रा ने हॉट शॉट्स के लिए एडल्ट वीडियो बनाने के लिए उन्हें डीएम किया था। जो दूसरी इंस्टा स्टोरी है उनकी वो ये है जिसमें लिखा है आई कांट इवन ... This man was really luring people. We literally thought that it was spam when he sent that DM to me. Jesus Christ, man rot in jail. तो यहाँ वो बताने की कोशिश कर रही हैं अपने दूसरे इंस्टा स्टोरी के जरिए कि राज कुंद्रा ने उन्हें डीएम किया था और इस तरह से वो लोगों को ल्योर करते हैं, यानी कि आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें यकीन नहीं आया जब उन्होंने डीएम किया पुनीत कौर को, उन्हें यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और उन्होंने लिखा रॉट इन जेल। उन्होंने लिखा है कि इस शख्स को, राज कुंद्रा को, जेल में सड़ना चाहिए। पुनीत कौर उन चंद चेहरों में शामिल है जो खुलकर कुंद्रा के सामने आई हैं, लेकिन मुमकिन है कि आरोप लगाने वालों में कई और नाम भी जुड़े। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और अब आपको दिखाते हैं मुंबई में भारी बारिश के बाद हुए हादसों की तस्वीरें। मुंबई से सटे ठाणे और भिवंडी में बारिश का कहर दिख रहा है। बीती रात हुई बारिश के बाद भिवंडी के गणेश नगर में पानी के बीच 40 से 50 लोग फंस गए। उनकी मदद के लिए ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। भिवंडी के कई इलाकों में रात की बारिश के बाद पानी भर गया है। लोगों को पानी के बीच जागकर रात गुजारनी पड़ी है। तो लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या आ गई है। मुंबई से सटे इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। भिवंडी में पानी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ठाणे की और भिवंडी की। ठाणे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कमर तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। भिवंडी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रात की तस्वीरें हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति यहां पर कितनी चिंताजनक बनी हुई है। जहां तहां पर लोग फंसे हुए हैं। 40 से 50 लोग फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था। ठाणे की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को वहां पर बुलाया गया। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। ट्विटर की भारत में मुश्किलें और बढ़ेंगी या कम होगी, इसी से जुड़ा एक अहम फैसला आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कर्नाटक में होने वाली सुनवाई के तार 2150 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से जुड़े हैं। दरअसल यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर मनीष महेश्वरी को नोटिस जारी किया था। मनीष को पूछताछ के लिए गाजियाबाद पुलिस के सामने पेश होना था। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया था। इसके बाद ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी ने पुलिस के नोटिस के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। किसानों की योजना के मुताबिक वो आज से 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज क्या होगा। क्या आज किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो पाएगा? क्या आने वाले दिनों में भी किसान संयम बनाए रख पाएंगे?
जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पे होगा। बैठ आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई लिखित इजाजत नहीं दी है। हालांकि दिल्ली सरकार से उन्हें धरना प्रदर्शन की औपचारिक इजाजत मिली है। इस आदेश के मुताबिक आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 प्रदर्शनकारी धरना दे सकते हैं। धरने में शामिल सभी किसानों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके चलते कहीं भी कोई जमावड़ा नहीं हो सकता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने के केंद्र के दावे पर दिल्ली सरकार ने निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य से ऐसी कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई। जले पे नमक चढ़ाने के बराबर है। देश के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी ऑक्सीजन की बहुत ही दिक्कत थी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इंटरवीन किया, जिसकी वजह से हजारों जानें बची। क्या सर ऐसी कोई जानकारी मांगी गई थी या जिस पोर्टल पर आप लोग जानकारी साझा करते हैं वहाँ पर? वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई। दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे के मुखिया सत्येंद्र जैन केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहां दिल्ली सरकार को जवाब देना था, वहां जवाब कुछ और ही सामने आया। मई में हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने अपनी 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की थी। 23-24 अप्रैल की उस काली रात को कौन भुला सकता है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 21 मरीजों के मरने की खबर आई थी। वजह ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था ये सभी मरीज पहले से गंभीर हालत में थे, उन्हें दूसरी बीमारियां भी थी, उन्हें अंत तक ऑक्सीजन मिल रही थी। मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मृतक के रिश्तेदारों ने दिल्ली सरकार के इस जवाब का हाईकोर्ट में विरोध किया है। मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन दिल्ली सरकार अब एक नई कमेटी बनाने की मांग कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की तरफ से कमान संभाल ली है। हम कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कमेटी नहीं बनाने दी, और केंद्र सरकार में हमने पहले कहा था कि हम कमेटी बना के एक एक मौत की जांच करके देंगे। कोर्ट के कहने पे ही वो कमेटी बन रही थी जो केंद्र सरकार ने रुकवाई है। तो जो कमेटी राज्य सरकार बना रही थी दिल्ली की, उसको बनाने दीजिए, हम जांच करवाएंगे। केंद्र सरकार का बयान चौंकाने वाला है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी जो कोर्ट में कहा वो भी सबके सामने है। चलिए आगे बढ़ते और बात पंजाब कांग्रेस की कर लेते हैं, जहां नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के नए कैप्टन बन गए हैं, लेकिन सरकार की कैप्टन से सिद्धू की अदावत अब भी जारी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नाम फाइनल होने के बाद सिद्धू कल से पद संभालेंगे। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद की गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन कैप्टन और सिद्धू में अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू ने अपनी ताजपोशी में कैप्टन को याद तो किया, लेकिन ताकत का तंज मारने से नहीं चूके। सिद्धू ने शपथ ग्रहण समारोह में कैप्टन अमरिंदर को भी न्योता भेजा है। न्योते पर 60 विधायकों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले बुधवार को सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान 62 विधायक उनके साथ थे। कांग्रेस के विधायक सिद्धू के साथ और कैप्टन के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। बिल्कुल नहीं मंगनी चाहिए। कांग्रेस का प्रधान है नवजोत सिद्धू नहीं रहा, हूं कांग्रेस का प्रधान है। कांग्रेस के प्रधान क्यों माफी मांगूगा? सोनिया गांधी ने बनाया, लोग किहदे नाल ने, पब्लिक किहदे नाल, बिल्कुल नहीं माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अमरिंदर ने अब तक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई नहीं दी है और सिद्धू से सार्वजनिक बयानबाजी के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेगासस जासूसी कांड की गूंज पश्चिम बंगाल में भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान भी हैकिंग का आरोप लगा दिया। लेकिन हमको बैठ के मीटिंग किया, हम पीके अभिषेक क्या किया, वो लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग करके लिया। मीटिंग में क्या बोला वो भी ऑडियो था, वीडियो का बात नहीं था, जस्ट ऑडियोबल था। पूछिए, वो पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया। अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ोगे तो क्या सोचता है कि जिंदगी भर आपको ऐसे ही इलेक्शन लड़ेगा और ऐसे जनता ने आपको वोट दे देंगे? किसका किसका फोन में ऐसा हुआ? हमारा फोन तो हुआ सर। अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। इसी रैली से ममता बनर्जी ने पूरे देश में खेला दिवस की शुरुआत करने का ऐलान भी किया। टीएमसी 16 अगस्त से
खेला हॉबी दिवस की शुरुआत करेगा। खेला हॉबी दिवस पर राज्य के शरणार्थी हस्तशिल्प विभाग के बनाए जॉय ब्रांड के 50,000 फुटबॉल बांटा जाएगा। इस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने ट्वीट किया, दिलचस्प, ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला हॉबी दिवस घोषित किया है। ये वही दिन है जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्य दिवस शुरू किया था और 1946 में ग्रेट कलकत्ता हत्याओं की शुरुआत की। आज के पश्चिम बंगाल में खेला हॉबी विरोधियों पर आतंकवादी हमलों की लहर का प्रतीक बन गया है। दरअसल टीएमसी का बुधवार का शहीद दिवस कार्यक्रम में ममता बनर्जी के भाषण को पहली बार दूसरे राज्यों में भी सुनाया दिखाया गया। ममता बनर्जी की इस तैयारी को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता अब केंद्रीय राजनीति में उतरेंगी और बीजेपी को सीधा चैलेंज देने का मन बना रही हैं। मंगलवार को डीआरडीओ ने अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। युद्ध के मोर्चे पर ये मिसाइल भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। मिसाइल को थर्मल साइट से जुड़े मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया और मिसाइल ने पहले से तय टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाया और उसे बर्बाद कर दिया। ETGM फायर एंड फॉरगेट थीम पर काम करती है, यानी एक बार लक्ष्य साध लिया तो दुश्मन का खात्मा निश्चित है। खास बात यह है कि मिसाइल को आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, जो पूरी तरह से मैन पोर्टल है, यानी एक जवान अपने कंधे पर लॉन्चर की मदद से मिसाइल दाग सकता है। इस सफल परीक्षण के साथ ही सेना के लिए मिसाइल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आगे बढ़ते और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां केंद्रीय बैंक आरबीआई और सार्वजनिक निजी बैंक आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होगी। इस सुनवाई में एक तरफ बैंकों का बैंक आरबीआई होगा तो दूसरी तरफ सार्वजनिक और निजी बैंक एक साथ। बैंकों ने ये याचिका आरबीआई के उस फैसले के खिलाफ दायर की है जिसमें बैंकों को आदेश दिया गया है कि सभी बैंकों को अपने खातों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जानकारी आरटीआई के तहत देनी होगी। आरबीआई के आदेश के बाद बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आदेश पर रोक लगाने की मांग की। बैंकों की दलील है कि आरबीआई के आदेश से व्यापार प्रभावित होगा और ग्राहकों की निजी जानकारी भी सार्वजनिक होगी, जिसे वो साझा नहीं करना चाहते। वहीं निजी बैंकों का कहना है कि आरटीआई केवल सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर लागू होता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आरटीआई के तहत निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जा सकता है। आज इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। और आपको इस वक्त की एक अहम खबर दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन अब किसान संसद लगाएंगे। आज से लेकर संसद के मानसून सत्र के खत्म होने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनों का दौर चलता रहेगा। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस सबको धराशायी किया गया। एक बार फिर दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। एक बार फिर दिल्ली की सड़कों से होकर गुजरेगा किसानों का रेला। 200 किसानों की टीम जंतर मंतर पर देगी धरना। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर बढ़ाई सुरक्षा। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। किसानों की योजना के मुताबिक वो आज से मानसून सत्र खत्म होने तक यानी 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब कोरोना की दूसरी लहर जारी है। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उत्पात की तस्वीरें हर किसी के जहन में तरोताजा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज क्या होगा। क्या आज किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो पाएगा?
क्या आने वाले दिनों में भी किसान संयम बनाए रख पाएंगे? जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने वही वहाँ पे होगा। बैठ का आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई लिखित इजाजत नहीं दी है। हालांकि दिल्ली सरकार से उन्हें धरना प्रदर्शन की औपचारिक इजाजत मिली है। इस आदेश के मुताबिक आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 प्रदर्शनकारी धरना दे सकते हैं। धरने में शामिल सभी किसानों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके चलते कहीं भी कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों में संशोधन किया और इजाजत दी। संसद लगेगी किसानों की, किसानों के मुद्दे डिस्कस हो गए। जाने दिया तो संसद लगाएंगे, गिरफ्तार कर लिया तो जेल जाएंगे, या डिटेन किया तो वापस आएंगे। सूत्रों के मुताबिक किसानों ने पुलिस को भरोसा दिलाया है कि वो तय जगह से आगे नहीं जाएंगे। किसानों ने जो प्लान पुलिस को बताया है उसके मुताबिक रोजाना करीब 200 प्रदर्शनकारी 5 बसों में बैठकर सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे और शाम 5 बजे वापसी करेंगे। प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया जाएगा। निगरानी के लिए किसान संगठन के स्वयं सेवक भी रहेंगे। 26 जनवरी के बवाल से सबक लेते हुए किसान संगठन पूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर चौकन्ने हैं। जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर और किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की गई हैं। जंतर मंतर और आसपास सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं। तस्वीरों पर पल पल नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस बात को भी जांच की जा रही है कि किसी तरह की किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने किसी चीज को छुपा ना दिया हो। यहाँ पर साथ ही पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव समेत तमाम आला अधिकारी जंतर मंतर पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। किधर किसान बैठेंगे, कहाँ उनका टेंट लगेगा, पूरे इलाके को किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की जाए उसको लेकर यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन और पुलिस की तैयारियों के बावजूद संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 26 जनवरी के प्रदर्शन के पहले भी किसानों ने भरोसा दिया था और पुलिस ने तैयारी पुख्ता रखने का दावा किया था। इसके बावजूद उस दिन दिल्ली में हुए तांडव को पूरे देश ने देखा। अब आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा है। यहाँ आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में आज किसान संसद का आयोजन का ऐलान तो किया ही है। इसी को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने जंतर मंतर की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है और जंतर मंतर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है और कोई भी अभी फिलहाल नहीं आ सकता। आपको बता दें कि जो परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 11 बजे जो किसान हैं वो दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके उनको जो सिंघू बॉर्डर से यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचेंगे। किसानों का कहना है कि वो अपनी संसद यहाँ पर चलाएंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे किसान यहाँ से वापस उसी तरीके से दिल्ली पुलिस की निगरानी में लौट जाएंगे। और ये जो किसानों की संसद चलेगी वो 9 अगस्त तक चलेगी, जब तक संसद का सत्र चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि तब तक किसानों की संसद चलेगी। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि पिछली बार परमिशन दी गई थी उसके बाद किसान उग्र हो गए थे। 26 जनवरी को सभी ने देखा, तो उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट पर है और किसी भी असामाजिक तत्व को यहाँ पर घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसान 200 यहाँ पर पहुँचेंगे, तो जो भी किसान यहाँ पहुँचेगा सभी के पास आई कार्ड होंगे, उनके वॉलंटियर्स होंगे और वो यहाँ पर अपनी संसद चलाएंगे। फिलहाल किसानों के आने का समय 11 बजे है। 11 बजे सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शाम को 5 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
तो आपने मनोज वर्मा की रिपोर्ट देखी, वो सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जंतर मंतर आपको लिए चलते हैं। मनोज, पुलिस ने तैयारी तो पुख्ता कर रखी है जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी अभी देखा, लेकिन चिंता तो आगे की है क्योंकि किसानों की योजना तो संसद सत्र चलने तक धरना देने की है। तो क्या ये प्रदर्शन शांति से चल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जब ये परमिशन दी गई थी इससे पहले किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 दौर की बैठक हो चुकी थी और उसमें जब कल शाम को बातचीत हुई उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में जो ये है कि वो जो किसान हैं वो यहीं जो ये धरना स्थल बनाया गया है यहीं पर बैठ करके अपनी संसद चला सकते हैं। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को दोनों साइड से कहीं से भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। शाम को 5 बजे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उनको लेकर के आएगी उसी तरीके से वो वापस चले जाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल को वो फॉलो करेंगे। तो तमाम जो दिल्ली पुलिस की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी उसके बाद ही उनको यहाँ पर अपनी संसद चलाने की परमिशन मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को आपने देखा, सभी ने देखा था कि जो कुछ भी हुआ था, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार पूरी अलर्ट पर है। सवाल इसीलिए उठ रहा है मनोज क्योंकि पिछली बार भी जब कूच करने की तैयारी हो रही थी तो कहा यह नहीं गया था कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जैसी 26 जनवरी को देखने को मिली। इससे बचने के लिए आप जंतर मंतर के पुख्ता इंतजाम बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी संसद की ओर जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग से सुरक्षा दी गई है ताकि आगे कूच करने की कोशिश ना कर सकें किसान। जी बिल्कुल, दिल्ली जो संसद भवन है उसके आसपास के जो तमाम रोड्स हैं उन सभी पर बैरिकेडिंग की गई है, तमाम सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है और ये जो स्टार्टिंग दिल्ली पुलिस ने की है आईटीओ से की है, आईटीओ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 लेयर बैरिकेडिंग आईटीओ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है और आगे हम बढ़ते हैं उसके बाद तो जो संसद के चारों तरफ के रास्ते हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जिस तरीके से पिछली बार 26 जनवरी पर हुआ था उस तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके। जी, बकरीद की छुट्टी के बाद आज संसद शुरू होगा और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। पेगासस जासूसी मामले पर आज राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का मुद्दा भी संसद में जोर शोर से उठेगा और इसे लेकर हंगामा भी हो सकता है। एक दिन की छुट्टी के बाद आज जब संसद शुरू होगी तो मंजर वैसा ही हो सकता है जैसा 2 दिन तक दिखा था। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और अब ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा भी गर्म हो चुका है। दोनों ही मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आज राज्यसभा में करीब 12 बजे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी मामले पर बयान देंगे। वैसे सरकार की तरफ से जासूसी के सभी आरोपों को नकार दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। सदन के बाहर भी कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस हर राज्य में आज राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। पेगासस पर आई रिपोर्ट में राहुल गांधी की जासूसी करने का भी आरोप है। कांग्रेस ने पेगासस के जरिए जासूसी करके कर्नाटक सरकार गिराने का आरोप लगाया है। आज सदन में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर भी जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल संसद में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। इस बयान के सामने आने के बाद से बवाल जारी है। असल में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा, क्या ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई? भारतीय प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, उनकी ओर से कोरोना से हुई मौत की सूचना दी जाती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की सूचना नहीं है। केंद्र सरकार के इस दावे के बाद राज्यों से उनकी ठन गई। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपेंसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। संसद में भी ये मुद्दा आज ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। अब उस पर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है।
तो आज पेगासस मामले में आईटी मंत्री के जवाब पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपको बता दें कि पेगासस एक हाईटेक और सुपर स्मार्ट स्पाईवेयर है। तमाम खूबियों की वजह से इसकी सेवा लेने के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पेगासस का लाइसेंस पाने के लिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, प्रतिमा बता रही है। तो पेगासस का इस्तेमाल कई देशों की सरकारी और इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। इजराइल के एनएसओ ग्रुप का दावा है कि वो इसे सिर्फ सरकारों को ही बेचती है। वैसे भी इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी खूबियों के चलते ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। टच स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं जासूसी का हथियार महंगा कारोबार। तो सबसे पहले समझिए कि इजराइल का एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस बेचती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी, लाइसेंस की कीमत हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। साथ ही लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन हैक हो सकते हैं। 500 फोन को मॉनिटर किया जा सकता है। इस स्पाईवेयर से एक बार में सिर्फ 50 फोन ही हो सकते हैं ट्रैक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पेगासस 500 फोन हैक तो कर सकता है, लेकिन एक बार में एक साथ सिर्फ 50 फोन की जानकारी ही जुटा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि एक शख्स की जासूसी के लिए अगर आप पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका खर्च लाखों में बैठता है, जिसकी जानकारी भी हमने आपके लिए जुटाई है। तो अलग अलग पॉइंट्स के जरिए हम आपको समझाते थे कि इसका खर्च किस तरीके से होता है। अगर 10 लोगों की जासूसी के खर्च की बात करें तो 10 लोगों की जासूसी के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 10 फोन हैक करने के खर्च की बात करें तो ये 4 करोड़ 84 लाख रुपए बैठता है। इसके इंस्टॉलेशन की बात करें, यानी इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की बात करें तो 3 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आता है। और एक साल के लिए लाइसेंस की बात करें तो इसका खर्च 60 करोड़ पड़ता है। भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी का आरोप पेगासस पर लगा। यानी अगर 2016 के दाम जो अभी हमने आपको बताए, इसके हिसाब किताब पर नजर डाली जाए तो ये रकम करीब 2700 करोड़ बैठती है। गुरुवार है और आपका और मेरा इंतजार खत्म है। आज इरफान जी की मास्टर क्लास है। इरफान जी, आज की क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और खूब तैयारी भी करके आई हूँ। आप बताइए आज क्या है क्लास में खास? आपको एकदम से एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि मास्टर क्लास एकदम आगे बढ़ती चली जा रही है। आज हम आपको एक ही कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाएंगे एक ही लाइंस के ऊपर, आउटलाइन पर, कैसे एक लड़की, आदमी, बूढ़ा आदमी या और चोर जैसा होता है, वो किस तरह से पहचान में आएगा कुछ ही लाइनों से। 4 पीसेस मान लेते हैं हम लोग, तैयार करेंगे इसमें। देखिए, जैसे एक कोई ओल्ड पर्सन हम बनाते हैं, ओल्ड एकदम से, उनको क्या करेंगे आप 2 आँखें ऐसे बनाएंगी। ये आंखें नहीं, हाँ, चश्मे। ये चश्मे की आंखें बनाएंगी उनकी। नाक बना देंगे। और ये एक जो लाइन जो है, आप देखिए, इसको ध्यान कीजिए। ये जो लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये उनकी बनाएंगे हम। तो इससे, इस गहरी लाइनों से आप देखिए ये बूढ़े लग रहे हैं। और इनकी जो ये जो चश्मा है इनका, ये चश्मा आप देखिए, इसके अंदर आंखें मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मोटा लेंस होता है। इसको ध्यान रखना है ज़रूर कि इस तरह से आपको कैसे जो है आंखों का देना है। आप उनकी आईब्रोज देखिए, वो थोड़ी उठी हुई। और ये 2-3 लाइन्स हैं, ये देखिए आप, ये एक लेडी का फिगर बन गया। ये 2 लाइनें मैंने खींची ऐसे ऊपर, बाल जब बनाए मैंने तो एकदम चेंज हो गया। तो ऐसे 2 आँखें आपने बनाई सिर्फ। और उसके बाद में इसी तरह से जब हम लोग देखा होगा कि क्या दिखाएंगे, चोर जब दिखाएंगे कोई तो कैसे दिखाते हैं, आपने देखा होगा बचपन में कि इस तरह से बस आँखों की बड़ी पट्टी बंधी रहती है। ये होता है, ये दिखाते हैं। जैसे कि ये एक एंट्रीज बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को। और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का चयन करके आपको कुछ गाइड करूं उसमें से। तो जो मार्क्स मैंने दिए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए और अपनी एंट्रीज ऐसे भेजिए। इरफान की क्लास में आज पहली एंट्री है लखनऊ से अक्षत कुमार की। अक्षत ने अपने कार्टून के जरिए कोरोना को खत्म करने की कोशिशों को दिखाया है। इरफान के मुताबिक अक्षत का चित्रांकन अच्छा है और उन्हें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। इरफान ने अक्षत को 10 में से 7 नंबर दिए हैं। दूसरी एंट्री छत्तीसगढ़ के बालूद से तारिणी साहू की है।
इरफान के मुताबिक तारिणी के कार्टून का चित्रांकन ठीक है, लेकिन उन्हें अपने कंटेंट को व्यंग्यात्मक तरह से लिखना चाहिए। साथ ही तारिणी को इरफान की सलाह कि कार्टून की भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया इरफान जी। तो आज की मास्टर क्लास में इरफान जी ने हमें बताया कि किस तरह से लाइंस की मदद लेकर हम फेसेस बना सकते हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग तैयार कर सकते हैं। और अगली क्लास के लिए मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।